हेलो एवरीवन। आज डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस। एक बार ज़ायगोट बन जाता है उसके बाद में क्या होता है। हमने अभी तक देखा था कि स्पर्म एग से फ्यूज़ होता है एंड दे फॉर्म ज़ायगोट। एंड ज़ायगोट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे कई डेवलपमेंटल स्टेजेस आती है। देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेल मूवमेंट करते हैं, साइटोप्लाज्मा रीअरेंज होता है। और ऐसी क्या चीज़ें जो एक सेल को एक ऑर्गेनिज्म बनाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस होता है। ये सब कैसे होता है वही आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस का, उसमें हम देखेंगे अर्ली फ्रॉग डेवलपमेंट कि फ्रॉग में अर्ली डेवलपमेंट कैसे होता है। हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म का ये हो गया एंटीरियर एक्सेस, दिस इज़ पोस्टीरियर, दिस इज़ वेंट्रल, दिस इज़ डॉर्सल। डॉर्सल कौन सा होता है? अपनी पीठ वाली साइड डॉर्सल होती है और बेली वाली साइड वेंट्रल होती है। एंड दिस इज़ द लेफ्ट एंड राइट। अब ये एक्सेस कैसे पता चलता है, कैसे डिटरमाइन होता है? दिस डिपेंड्स अपॉन वेयर द स्पर्म एंटर्स। कि एक्सेस आपका कैसे पता चलेगा कि एक ज़ायगोट का ये हिस्सा एंटीरियर बनेगा, ये पोस्टीरियर बनता है। ये डिपेंड करता है कि स्पर्म कहाँ आके बाइंड होगा। एंड दिस एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग actually stimulates changes and rearrangement in the cytoplasma। वो डिटरमाइन करेगा फिर एक्सेस कौन सा होगा। देखते हैं कैसे। ये है आपका एग का ज़ायगोट। इसमें एक होता है एनिमल हेमिस्फेयर और एक होता है वेजिटल हेमिस्फेयर। इसको डिफरेंस कैसे करेंगे? जो एनिमल हेमिस्फेयर होता है वहाँ का जो साइटोप्लाज्मा होता है वो पिगमेंटेड होता है, जबकि वेजिटल एंड का साइटोप्लाज्मा क्लियर होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ योक। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। दिस इज द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा दैट इज टूवर्ड्स द एनिमल पोल, इट इज पिगमेंटेड, एंड दैट टूवर्ड्स द vegetal pole is clear and it consists of yolk। और ये आपका इनर साइटोप्लाज्मा होता है। ये इतना काम का नहीं है जितना आपका कॉर्टिकल मीन्स आउटर साइटोप्लाज्मा होता है। ये जो मेम्ब्रेन हो गई आपकी टूवर्ड्स द एनिमल पोल, इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। तो स्पर्म आके बाइंड कौन सा करेगा? एनिमल हेमिस्फेयर वाली साइड ही बाइंड करेगा। जैसे ही आपका स्पर्म आके एक रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, व्हाट हैपन्स इसके आपका कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा, ये जो पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा है ये रोटेट कर जाता है सच दैट ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक रोटेट करता है। मैं वापस बताती हूँ आपको। ये आपका मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा हो गया आफ्टर रोटेशन। कौन सा? ये पहले कहाँ था? पहले सीधा था एनिमल हेमिस्फेयर की तरह। एनिमल हेमिस्फेयर अभी भी यहाँ पे है। यहाँ पे आपके रिसेप्टर थे और यहाँ पे आके आपके स्पर्म ने बाइंड कर दिया। यहाँ पे आके स्पर्म ने बाइंड किया, जिसकी वजह से कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा का रोटेशन हुआ। जिस पॉइंट पे स्पर्म बाइंड करता है दैट बिकम्स द वेंट्रल साइड। अगर वेंट्रल साइड ये है तो इसके बिल्कुल 180 पे क्या होगी? डॉर्सल साइड।
और इन दोनों के 90 डिग्री पे होगा, ये हो गया एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर। ये जैसे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा दैट इज पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मा मूव करता है, यहाँ पे वो अनपिगमेंटेड साइटोप्लाज्मा था योग सेल, यहाँ पे एक रीजन आ जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रे क्रेसेंट। ग्रे क्रेसेंट क्यों? क्योंकि ये तो हाईली पिगमेंटेड था, दिस इज नॉन पिगमेंट, दिस इज डिफ्यूज्ड पिगमेंटेशन होता है, यहाँ पे बहुत स्लाइट पिगमेंटेशन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रे क्रेसेंट। एंड दिस ग्रे क्रेसेंट मार्क्स द डॉर्सल साइड। डॉर्सल, वेंट्रल, वेंट्रल साइड कौन सी हुई? जहाँ पे स्पर्म ने एंटर किया, स्पर्म जहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड होता है दैट बिकम्स द वेंट्रल साइड। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड बिकम द डॉर्सल। डॉर्सल साइड पे क्या होता है? कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा के मूवमेंट की वजह से एक डिफ्यूज्ड पिगमेंटेड रीजन एक्सपोज होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रे क्रेसेंट विच मार्क्स द डॉर्सल साइड। जब ये साइटोप्लाज्मा मूव होता है तो और कई चीज़ें होती है, देखते हैं। जब आपका साइटोप्लाज्मा अनफर्टिलाइज्ड एग की स्टेज बता रही हूँ, जब तक इसमें स्पर्म की बाइंडिंग नहीं होती, तब क्या होता है? ये आपका एनिमल पोल हो गया, ये आपका वेजाइटल पोल हो गया, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इधर इनर साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होता है। बीटा कैटेनिन ये पूरे साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। हाउएवर इनके ऊपर इनका इनहिबिटर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड GSK3 विच इनहिबिट्स बीटा कैटेनिन। ये जो अनफर्टिलाइज्ड, ये जो वेजाइटल एंड है, यहाँ पे होते हैं कुछ वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल कंटेन्स DSH दैट इज डिस्क वेल्ड प्रोटीन्स। DSH प्रोटीन प्रेजेंट होता है किनमें? वेसिकल्स में। ये आपके हो गए बीटा कैटेनिन, दे आर कवर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड GSK3 विच इनहिबिट्स बीटा कैटेनिन। GSK क्या हो गया? ग्लाइकोसिंथेसिस काइनेस 3, ये इनहिबिट करते हैं बीटा कैटेनिन को। बीटा कैटेनिन क्या काम करेगा वो भी अभी देखेंगे। और वेजाइटल एंड पे वेसिकल्स होते हैं दैट कंटेन DSH। जब ये कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा रोटेट करता है और यहाँ पे ग्रे क्रेसेंट एक्सपोज होता है, मतलब यहाँ पे देखिए, ये आपके बीटा कैटेनिन थे दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा, दे आर कवर्ड बाय GSK3 that is glycosin synthesis kinase 3 which inhibits beta catenin। डिग्रेड नहीं करते, इनहिबिट करते हैं। और उनके ही वेजाइटल एंड पे होते हैं वेसिकल दैट कंसिस्ट ऑफ DSH प्रोटीन, डिश स्वेल्ड प्रोटीन। और जब स्पर्म बाइंड करता है तो आपका कॉर्टिकल ग्रैनुअल, जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा था, वो रोटेट करेगा। जैसे ही आपका कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा रोटेट करता है तो यहाँ से योग सैक भी रोटेट करेगा। इसकी वजह से ये DSH वेसिकल्स भी साथ साथ में जाते हैं एंड दे कम टू व्हाट इज़ कॉल्ड द ग्रे क्रेसेंट, इस रीजन में आ जाता है। जैसे ही वो इस रीजन में आएंगे, ग्रे क्रेसेंट रीजन, ये DSH वेसिकल्स जो थे ये फट जाते हैं एंड दे, ये जो वेसिकल्स थे ये फट गए, DSH रिलीज़ हो गया। और यहाँ पे जो बीटा कैटेनिन थी, जिनको GSK3 कोटेड थी, जो इन्हें इनहिबिट कर रही थी, इनको DSH जाके GSK को हटा देता है। जैसे GSK हटा, बीटा कैटेनिन फ्री हो गया एंड दे बिकम एक्टिवेटेड। तो बीटा कैटेनिन कौन से साइड में एक्टिवेट हुए हैं? वो एक्टिवेट हुए हैं डॉर्सल साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेसिकल्स थे वो फटे, DSH प्रोटीन निकला, उसने GSK3 प्रोटीन दैट वाज इनहिबिटिंग द बीटा कैटेनिन उसको डिग्रेड किया एंड द बीटा कैटेनिन बिकम्स फ्री।
नाउ इट बिकम्स एक्टिवेटेड इन डॉर्सल साइड, जबकि वेंट्रल साइड में वो अभी भी इनएक्टिवेटेड स्टेज में ही है। ये जो बीटा कैटेनिन है, दिस इज एक्टिव इन द डॉर्सल साइड and it is inactive in the ventral side. अब ये बीटा कैटेनिन क्या करती है? बीटा कैटेनिन में इसके साथ साथ आप याद रखिए कि सेल डिवीजन होता ही रहता है। तो अब ब्लास्टुला स्टेज जब बनता है तो यहाँ पे जो डॉर्सल साइड के सेल है उनमें बीटा कैटेनिन है जो एक्टिवेटेड है, जबकि वेंट्रल साइड वाले बीटा कैटेनिन इनएक्टिवेटेड है। दिस बीटा कैटेनिन एंटर्स न्यूक्लियस एंड एक्ट्स एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और ये कई जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, उनका एक्सप्रेशन करवाते हैं। हमने कहा अनफर्टिलाइज एग था, स्पर्म ने बाइट किया, रोटेशन हुआ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्मा का, फिर आपके DSH वेसिकल गए ग्रे क्रेसेंट रीजन में, वहाँ पे वो फटे, उन्होंने वहाँ पे बीटा कैटेनिन पे जो GSK3 प्रोटीन था उसको डिग्रेड किया, बीटा कैटेनिन को एक्सपोज किया, विच एंटर्ड न्यूक्लियस एंड कॉज एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस जीन। इसकी वजह से जो डॉर्सल साइड में क्या होता है, एक इनवेजिनेशन अकर होता है। दिस कॉजेस इनिशिएशन of gastrulation at the dorsal side. बीटा कैटेनिन जब न्यूक्लियस में जाता है, it causes expression of genes which results in gastrulation which start at dorsal side. डॉर्सल साइड में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। गैस्ट्रुलेशन मतलब सिंगल लेयर सेल से आप 3 लेयर सेल बनाते हैं। कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसको हम कहते हैं blastopore. These are called dorsal lips and this is called archaeocyte. No, archenteron, sorry. ये आप याद रखिए। तो हम कह सकते हैं कि डॉर्सल सरफेस, द डॉर्सल रीजन एक्ट्स एज प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र। प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र का मतलब होता है दैट प्लेस जहाँ से गैस्ट्रुलेशन आपका स्टार्ट होता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। ये आपके डॉर्सल साइड हो गए, दिस इज़ द डॉर्सल पार्ट। यहाँ पे बीटा कैटेनिन था, उसका एक्सप्रेशन हुआ। जैसे ही बीटा कैटेनिन यहाँ पे एक्टिवेट होता है, इट कॉजेस expression of gene which result in formation of xenopus. xenopus means froggy हो गया, उसके है xenopus nodule related protein। इनका एक्सप्रेशन करवाता है किस रीजन में? उस रीजन को कहते हैं न्यू सेंटर। डॉर्सल सरफेस पे बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होता है विच इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ xenopus नोड्यूल रिलेटेड प्रोटीन। जिस रीजन में ये ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्यूब सेंटर। न्यूक्यूब सेंटर कहते हैं। ये न्यूक्यूब सेंटर फर्दर ये जो xenopus प्रोटीन जो इस न्यूक्यूब सेंटर में रिलीज होता है, इट इंड्यूसेस दिस प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र। प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र कहाँ पे है? यहाँ पे। इस प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र पे ये क्या xenopus नोड्यूल रिलेटेड प्रोटीन सिक्रेट करता है, वो यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र के पास जाता है विच एक्टिवेट्स इट, और वो एक्ट करता है एज प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र। क्या करेगा? अब वहाँ पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। न्यूक्यूब रीजन वो रीजन है जहाँ पे बीटा कैटेनिन causes increased expression of xenopus nodule related protein which in turn induces the primary organizer। primary organizer कौन सा? ये पूरा का पूरा डॉर्सल साइड आपका, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र की तरह हेल्प एक्ट करता है
इसको इंड्यूस करेगा टू स्टार्ट गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट करता है उसके बाद में 3 लेयर बन जाती है। उसके बाद में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो रहा है, पर आपको गैस्ट्रुलेशन बनाने के लिए सेल्स तो चाहिए होगा। अभी हमने तक क्या देखा है कि डॉर्सल साइड कौन सी होगी, वेंट्रल साइड कौन सी होगी, किससे डिटरमाइन होती है। वेंट्रल हो गई जहाँ से स्पर्म करता है, डॉर्सल साइड वो हो गई जहाँ पे बीटा कैटिन एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, एंड डॉर्सल साइड एक्ट्स एज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गई। अब हम देखते हैं क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे सेल डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर हमको सेल ऑर्गेनाइज करने हैं तो इतने सेल्स की भी नीड है। क्लीवेज का मतलब होता है रैपिड सेल डिवीजन, जिसमें सेल का नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन उनका साइज़ इंक्रीज नहीं होता, साइज़ डिक्रीज होता है। इतना बड़ा सेल है वो डिवाइड होकर बहुत सारे छोटे सेल्स बनाता है, मीन्स द नंबर इंक्रीजेस बट साइज डज नॉट। सेल डिवाइड होंगे मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेल की ग्रोथ नहीं होगी। बोथ साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, वो होगा। सेल का डिवीजन हो जाता है बट ग्रोथ नहीं होती। कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लीवेज को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया अमाउंट ऑफ योक। योक कितना प्रेजेंट है एक सेल पे, वो डिटरमाइन करेगा कि किस टाइप का क्लीवेज होता है। अगर योक बहुत कम है तो पूरा क्लीवेज होता है। योक एक्चुअली इनहिबिट्स, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है क्लीवेज के लिए। अगर बहुत कम है, लो है, तो क्लीवेज कंप्लीट होगा, पूरा सेल डिवाइड होगा। अगर मॉडरेट होगा तब आधा होगा। अगर बहुत ज़्यादा योक प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा, सेल पूरा डिवाइड नहीं होगा, उतना ही रीजन होगा जहाँ पे योक प्रेजेंट नहीं है। डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ योक 3 टाइप के एग्स होता है। एक हो गया आइसोलेसिथल। आइसो मीन्स जिसमें योक कंसंट्रेशन कैसा हो, लो, एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इसमें कैसा क्लीवेज होता है, मैंने कहा था अगर कम है तो कंप्लीट क्लीवेज होगा, उसको हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। मीन्स पूरा सेल डिवाइड होता है और इक्वल डिवीजन होता है, दोनों जो हाफ बनेंगे वो इक्वल होंगे। ये तो हो गया जिसमें योग कम हो गया। अगर योग की अमाउंट मॉडरेट हुई उसे कहते हैं मीसोलेसाइथल। योग की अमाउंट क्या है, मॉडरेट होती है, और योग जब भी प्रेजेंट होगा वो वेजिटल एंड के पास होगा, नीचे वाले साइड यहाँ पे। तो अब डिवीजन हो तो रहा है, कैसा डिवीजन होगा, ये भी होलोब्लास्टिक होगा क्योंकि योग प्रेजेंट है एंड इट्स एक्सपोज टू अ लॉन्गर एरिया, तो थिकनेस कम होती है, तो होलोब्लास्टिक डिवीजन तो होगा, लेकिन जो हाफ्स बनेंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे। अगर योग इस तरफ प्रेजेंट है तो क्लीवेज कैसे हो जाएगा, ऐसे 2 हाफ बन जाएंगे। कट तो पूरा सेल रहा है लेकिन जो 2 हाफ बने वो अनइक्वल है। एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मेगा या मैक्रो। मैक्रोमियर एंड दिस इज माइक्रोमियर, क्योंकि ये हिस्सा तो कट नहीं सकता। अगर योग की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं मैक्रोलेसिथल। द अमाउंट ऑफ योग इज़ हाई, ये वेजिटल एंड पे ही प्रेजेंट होता है या फिर वो सेंट्रली लोकेटेड होगा। कैसे, या तो वो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वेजिटल एंड पे होगा, या वो बीच में प्रेजेंट होगा। अगर वो वेजिटल एंड पे हुआ तो हमारे पास एक स्मॉल डिस्क ही होती है साइटोप्लाज्मा की, क्लियर साइटोप्लाज्मा की, जहाँ पे डिवीजन होगा। तो डिवीजन पूरे सेल में तो हो नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डिवीजन या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज,
यहाँ पे होलोब्लास्टिक था, मीन्स पूरा सेल डिवाइड हो रहा है, और इनकम्प्लीट क्लीवेज। जब वेजाइटल एंड की तरफ योग प्रेजेंट होता है तो इसको हम कहते हैं टीलोलेसाइथल, और जब योग सेंटर में प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोलेसाइथल। सेंट्रोलेसाइथल प्रेजेंट होता है इंसेक्ट में, और जबकि टीलोलेसाइथल प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में। अगर आइसोलेसाइथल कंडीशन हो, मीन्स ये एग है, इसमें योग प्रेजेंट है पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस किस टाइप का क्लीवेज होगा? हमने कहा था क्लीवेज कैसा होगा, होलोब्लास्टिक, और दोनों के दोनों जो हाफ बनेंगे वो इक्वल होंगे। अब किस तरीके से डिवीजन होगा, या तो वो ये आपका सेंटर है, या तो रेडियल होगा, मीन्स वो एक एक्सेस से पास होगा जो सेंटर में से पास होगा, एन एक्सेस विच डिवाइड्स द सेल इनटू टू हाफ पासिंग थ्रू द सेंटर, उसको हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में पहला डिवीजन ये हो गया, सेकंड वाला भी बीच में से ही होगा, एंड द थर्ड वन, पहले तो हमने कहा इनको लॉन्गिट्यूडनल, अब लैटिट्यूडनल होगा। पर अब देखिए हर एक क्लीवेज में आप देखोगे सेल इक्वल, दोनों हाफ्स इक्वल है। सेकेंडली वो सेंटर में से पास हो रहा है, इसको हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज। ये किस कंडीशन में हो रहा है, आइसोलेसिथल में होता है। कैसे एनिमल्स में होता है, ये आपके इकाइनोडर्म्स में हो जाएगा, सी अर्चिन में हो जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज सीन इन दीज एनिमल्स। दूसरा हो सकता है आइसोलेसाइथल कंडीशन की ही बात करें कि उनमें किस किस टाइप के क्लीवेज होंगे। पहला तो हमने देख लिया रेडियल, दूसरा हम देखेंगे रोटेशनल। रोटेशनल में पहले क्या होता है, पास, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडियल क्लीवेज। इसमें क्या होता है, पहला तो आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दो सेल्स बन गए। अब क्या होगा, एक्सिस में रोटेशन होगा, है रेडियल टाइप का ही, पर द एक्सिस गेट रोटेटेड। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास 4 आ गए। यहाँ पे जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब लैटिट्यूडनल हो गए, यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल था वो अब लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगे। समझ रहे आप, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। इस टाइप का डिवीजन आपको रोटेशनल क्लीवेज किस में दिखेगा, मैमल्स में। याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं मैमल्स हैव विच टाइप ऑफ, फर्स्ट एग हम में आइसोलेसिथल होता है, सेकेंडली हमारे किस टाइप का क्लीवेज होगा, रोटेशनल। थर्ड जो हम में होता है वो होता है, हम में नहीं, मीन्स इन आइसोलेसिथल कंडीशन में किस टाइप का क्लीवेज होता है, वो होता है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ डिवीजन होती है वो ओब्लिक होती है। ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये सेल्स थे, दूसरा डिवीजन। इसकी वजह से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये आपको उन एनिमल्स में दिखेगा जिनमें ट्विस्टिंग नोटिस होती है, जैसे आप मोलस्क में देख लो, एनालिड्स में देख लो, इनमें एक टॉर्शन मीन्स कॉइलिंग स्ट्रक्चर दिखती है स्नेल में, वो इसी की वजह से दिखती है। एंड दिस स्पाइरल क्लीवेज फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड एज स्टीरोब्लास्टुला। आपने सेल डिवीजन में पढ़ा ही होगा, जाइगोट बनता है, फिर 8 सेल स्टेज आती है, मोरुला कहते हैं उसको, 16 सेल स्टेज आती है, फिर एक स्टेज आती है जिसमें 2 लेयर हो जाती है, एक आउटर लेयर और एक इनर सेलुलर मास। आउटर लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इसको कहते हैं ब्लास्टोसेल, जो फ्लूइड फिल कैविटी होती है। दिस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला। इनमें क्या होता है कि ये जो कैविटी मैंने कहा ब्लास्टोसील कैविटी, ये प्रेजेंट नहीं होती। सो स्पाइरल क्लीवेज लीड्स टू स्टीरोब्लास्टुला। और लास्ट टाइप की जो इनमें क्लीवेज आप नोटिस करोगे वो है
फोर्थ टाइप की क्लीवेज वो होती है बायलेटरल। बायलेटरल रेडियल से अलग क्या होगी, इट डिवाइड्स सेल हावेवर इनटू टू अनइक्वल हाफ्स, और ये सेंटर से पास नहीं होगी। द एक्सेस ऑफ क्लीवेज इज डिस्प्लेस्ड टू अदर वन ऑफ द साइड, पर ये सेंटर से पास नहीं होगी। इसकी वजह से दो टाइप के सेल बनते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ये तो हमने आइसोलेटल की कंडीशन की बात की जिसमें रेडियल, रोटेशनल, स्पाइरल और बायलेटरल टाइप के क्लीवेज होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वो कंडीशन जिसमें योग थोड़ा सा मीन्स मॉडरेट अमाउंट का हो, इसको मीसोलेसाइथल कंडीशन कहते हैं। अब ये आपका सेल हो गया, जाइगोट हो गया, फर्टिलाइज्ड, ये आपका योग प्रेजेंट है। यहाँ पे पहला क्लीवेज ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड रेडियल, आपके 2 सेल स्टेज बन गए, फिर से कटिंग होती है, फिर ये आपका जो एक्सेस होगा ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ये आपके क्या होगा, योग है यहाँ पे। दिस एक्सेस ऑफ क्लीवेज गेट डिस्प्लेस्ड, इसकी वजह से कुछ तो छोटे सेल्स बनते हैं, कुछ बड़े सेल्स बनते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोमियर, दीज आर कॉल्ड मैक्रोमियर। ठीक है, मीसोलेसिथल में डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज होता है, बस इतना याद रखिए। ऐसा किस में दिखेगा आपको, फ्रॉग के कंडीशन में, आइसोलेसिथल ह्यूमंस की कंडीशन में, मीसोलेसिथल फ्रॉग के कंडीशन में, मैक्रोलेसिथल आपको रेप्टाइल्स और इंसेक्ट की कंडीशन। जो तीसरा हम देख रहे हैं वो है मैक्रोलेसिथल कंडीशन, या तो वो होगा टीलो या होगा वो सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल में एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर साइटोप्लाज्म का, यहाँ पे डिवीजन होता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्कॉइडल क्लीवेज। किस में दिखेगा आपको, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। जो सेंट्रोलेसिथल होगा उसमें क्लियर साइटोप्लाज्म का है ऑन द सुपरफिशियल साइड, तो यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे डिवीजन होगा। दिस रिजल्ट इनटू superficial cleavage and such cleavage is found in insects। जो पेरिफेरल रीजन है उधर ही क्लीवेज दिखेगा आपको। एक बार सेल डिवीजन हो गए, ब्लास्टुला बन गया, फिर आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मीन्स सिंगल सेल से आप 3 लेयर सेल मीन्स सिंगल लेयर से आपको 3 लेयर्स कैसे बनेगी वो प्रोसेस। 3 लेयर्स कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब हर एक लेयर का अपना अपना फेट होता है, एक्टोडर्म बीइंग द आउटर लेयर, मेसोडर्म बीइंग द मिडल लेयर, एंडोडर्म बीइंग द इनर मोस्ट लेयर। आउटर लेयर फर्दर, ये एक लेयर आउटर लेयर किन किन स्ट्रक्चर्स को बनाती है, ये आपकी स्किन बनाएगी, ये आपके बाल बनाती है, ये आपके नेल्स बनाती है, आपकी नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्म से बना होता है, आपकी मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, ये सब एक्टोडर्म बनाता है। मेसोडर्म क्या बनाता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू, आपके मसल हो गए, आपके स्केलेटन हो गए, बोन्स हो गए, आपके ब्लड हो गया, ये सब बनाता है मेसोडर्म। एंडोडर्म क्या बनाता है, आपका विसरल ऑर्गन्स बनाता है, मीन्स जो अंदर रहता है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके फेरेंक्स, लंग्स, यूरोजेनाइटल रीजन मीन्स सिस्टम, वो सब बनाता है। देर आर 2 स्टेप्स इन विच एक सिंगल लेयर में जो सेल्स है वो 3 लेयर में अरेंज होते हैं। एक तो कहते हैं हम एपीबोली, एपी मीन्स आउटसाइड, और एक होती है एम्बोली, एम्बोली मीन्स इनवर्ड मूवमेंट। एक होता है आउटवर्ड मूवमेंट, एक होता है इनवर्ड मूवमेंट। आउटवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, ये आपकी सेल है, इंस्टेड ऑफ मूविंग इनसाइड दे मूव आउटसाइड, और जो पहले के सेल्स होते हैं इनके ऊपर
एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे? ये सेल्स रहे, few of them move out and they start forming a layer over these cell। इस और इनको कवर कर लेते हैं, इनके ऊपर एक्सपेंड होता है, डिवाइड होते रहते हैं, एक्सपेंड होते हैं, एंड दे फॉर्म एन आउटर कवरिंग जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। तो हम कहेंगे एपीबोली से क्या बनता है? एक्टोडर्म। एपीबोली मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल से बनता है एक्टोडर्म। तो एम्बोली क्या बनाएगी? जो बची हुई लेयर है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाने के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट होते हैं। मेनली 4 टाइप के सेल मूवमेंट हम देखेंगे। पहली होती है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन आपको पता है, इनवर्ड फोल्डिंग, इनफोल्डिंग हो जाना, उसको इनवेजिनेशन कहते हैं। सोच लीजिए ये एक्टोडर्म के सेल है, ये आपके हो गए मेसोडर्म के, ये हो गए एंडोडर्म के। ये वाली साइड है, यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट होता है, एक ऐसा इनफोल्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे आपके आ गए एंडोडर्म के, मीन्स मेसोडर्म के, यहाँ पे एंडोडर्म और यहाँ पे एक्टोडर्म के सेल्स है। दिस इनफोल्डिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आर्किन्थिरॉन कैविटी एंड ब्लास्टोपोर। दूसरे टाइप का जो मूवमेंट होता है, एक तो हो गया इन्वेजिनेशन मीन्स इनवर्ड फोल्डिंग हो गई, दूसरा होता है इनवोल्यूशन। इन्वेजिनेशन टाइप ऑफ मूवमेंट जिसकी वजह से एंडोडर्म और मेसोडर्म बढ़ते हैं, ये आपको दिखेगा सी अर्चिन में। इनवोल्यूशन में क्या होता है कि ये सेल की लेयर्स हैं और यहाँ से सेल जो एंड होते हैं जिनको हम डॉर्सल लिप कहते हैं, उनके ऊपर से रोटेट करते हुए अंदर जाके फैल जाते हैं। इन टर्निंग ऑफ सेल ओवर द बेसल सरफेस ऑफ द आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है, इनके ऊपर रोल करके अंदर एक लेयर बना देंगे। ये एक लेयर हो गई, ये सेल्स यहाँ से घूमते हैं और जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर वाली साइड पे एक स्प्रेड हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इनवोल्यूशन। ये आपको किस में मिलेगी? ये एम्फीबियंस में मिलेंगी। ऊपर वाली तो सी अर्चिन में मिल रही, ये एम्फीबियंस में मिल रही। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन एम्फीबियन। नेक्स्ट एम्बोलिक मीन्स टाइप ऑफ एम्बोलिक कुड बी इनग्रेशन। इनग्रेशन और लास्ट वाला डीलैमिनेशन, दोनों में क्या होता है? थोड़ा सा ही फ़र्क है। यहाँ पे इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे एक पूरी की पूरी शीट ऑफ सेल माइग्रेट करती है। दोनों में होता क्या है? ये आपके सेल्स रहे, ये एक्टोडर्म हो गए, ये एंडोडर्म हो गए, ये मेसोडर्म हो गए। दीज आर एंडोडर्म एंड दीज आर मेसोडर्म। क्या होता है? एक एक सेल टूट के अंदर की तरफ जाता है, मीन्स इट गेट डिटैच्ड एंड इट मूव्स इनसाइड। सी अर्चिन की जो एंडोडर्म है वो तो बनती है इनवेजिनेशन में, जो मेसोडर्म बनती है सी अर्चिन में वो बनती है इनग्रेशन में। एक एक सेल माइग्रेट करता है एंड फॉर्म्स अ लेयर। डीलैमिनेशन में क्या होता है? एक पूरी की पूरी शीट स्प्लिट होकर 2 शीट में बनाती है। ये आपको दिखेगा मैमल्स में, मैमल्स में, बर्ड्स में हो गया, उसमें इस टाइप की होती है डिवीज़न। जैसे ये एक सिंगल सेल्स की लेयर है, इट गेट स्प्लिट। कैसे? यहाँ से पूरी एक शीट ऑफ सेल्स जो इसकी चिपकी हो गई, ये आप सोच लीजिए चिपकी हुई है, यहाँ पे सेल ने अंदर मूवमेंट किया, इधर लेयर बनाई एंड देन इट गेट डिटैच्ड। एक इस टाइप की अब स्ट्रक्चर बन जाएगा। दे हैव 2 कैविटीज़। यहाँ पे तो योक सैक होगा, यहाँ पे आपकी कैविटी होगी। तो हमने देखा 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, एक एपीबोली और एक एम्बोली। एपीबोली जो आउटर लेयर बनाती है, मिडल और एंडोडर्म बनाती है आपकी एम्बोली। एम्बोली 3 टाइप से होती है,
इन्वेजिनेशन, इनवर्ड फोल्डिंग हो जाती है। इन्वोल्यूशन मीन्स सेल्स दे रोल ओवर द एंड ऑफ द डॉर्सल लिप और एक अंदर लेयर बना देते हैं। इनग्रेशन में एक एक सेल माइग्रेट करता है अंदर, और डीलैमिनेशन में पूरी की पूरी लेयर माइग्रेट कर जाती है। हमने अभी देखा कि किस तरीके से गैस्ट्रुलेशन हो रहा था। हम पढ़ रहे थे अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज। अब हम एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं किसका, सी अर्चिन का, और पढ़ते हैं उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है। क्लीवेज सी अर्चिन में हमने देखा था किस टाइप का है, क्या आइसोलेसिथल। तो क्लीवेज कैसा होगा, होलोब्लास्टिक। और हमने पढ़ा था इसमें किस टाइप का क्लीवेज होता है, रेडियल। सिंगल सेल से 8 सेल तक स्टेज बन गई, देन दे डिवाइड एंड फॉर्म्स। डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। इसकी वजह से 2 टाइप के सेल्स बन जाएंगे, एक ऊपर छोटे वाले एंड नीचे बड़े वाले सेल्स। दीज आर कॉल्ड, और छोटे वाले सेल्स। एक मिनट मैं सही से बनाती हूँ। जब जाइगोट डिवाइड हो के 2 टीयर तक बना देता है, एक अपर टीयर होती है एंड अदर वन इज लोअर टीयर। अपर टीयर में तो होता है इक्वल डिवीजन, मीन्स जो भी सेल बनेंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे। पर जो लोअर टीयर है उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, मीन्स few would be larger cells and the other would be the smaller cells। इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनता है। आपके ऊपर वाली लेयर में तो कैसे हो गए, इक्वल डिवाइडिंग सेल्स। नीचे वाली जो थी उसने अनइक्वली डिवाइड किया है। ऊपर वाली को हम कहते हैं मीसोमेयर बिकॉज दे आर इक्वल। दिस इज कॉल्ड मेगा एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोमेयर। अब हर एक रीजन डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर को डेजिग्नेट करेगा, जो हम आगे देखेंगे। देखिए जो मैंने कहा था, ऊपर तो बन गए इक्वल सेल जिनको हम कहेंगे मीसोमेयर में, नीचे बनते हैं आपके अनइक्वल सेल, ये आपके हो गए मैक्रोमेयर और ये वाले हो गए माइक्रोमेयर। अब हर एक का फेट डिटरमाइंड होता है। ये हो गया आपका, ये 60 सेल स्टेज है, ओके। जो एनिमल पोल वाली साइड होती है जहाँ पे मीसोमेयर होता है, वो तो बनाएंगे आपके एक्टोडर्म। जो बीच वाले होते हैं, जो मैक्रोमेयर होता है, उनमें फर्दर आप एक डिवीजन देख सकते हो। इसके बीच वाला पार्ट, जो रेडिश पार्ट आपको दिख रहा है, ये बनाता है एक्टोडर्म। जो ऊपर वाला हाफ है ये बनाएगा एक्टोडर्म, ओरल एक्टोडर्म। बीच वाला पार्ट बनाता है आपका एंडोडर्म। नीचे वाला पार्ट बनाएगा आपका मीसोडर्म। कौन सा, नॉन स्केलेटोजेनिक मीसोडर्म। और नीचे वाला माइक्रोमेयर आपके बनाएंगे मीसोडर्म ही, स्केलेटल मीसोडर्म। मीसोडर्म में भी हमने कहा था कुछ बोन्स बनाते हैं, कुछ स्केलेटन बनाते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करेंगे और ये स्केलेटल बनाने का काम करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि 3 लेयर बन जाएगी, मीसोमेयर की, मैक्रोमेयर की और माइक्रोमेयर की। जो मीसोमेयर है वो एक्टोडर्म बनाता है, मैक्रोमेयर है वो एंडोडर्म बनाएंगे, और माइक्रोमेयर है वो बनाता है मीसोडर्म। मीसोडर्म में थोड़ा सा पार्ट बनाता है आपका स्केलेटल और दूसरा नॉन स्केलेटल। अब कौन सा हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे आधा हिस्सा तो बनाता है एंडोडर्म, आधा हिस्सा बनाता है आपका स्केलेटल रीजन, ये हिस्सा बना रहा है नॉन स्केलेटल, ये स्केलेटल। तो ये डिटरमाइन कैसे होता है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सेल फेट डिटर्मिनेशन चलता है। जो माइक्रोमेयर है ये तो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होता है, मीन्स ये खुद ही केमिकल रिलीज करते हैं, उनके रिसेप्टर्स भी खुद पे होते हैं, मीन्स दे सिग्नल देमसेल्फ एंड डिटरमाइन देयर ओन फेट। ये खुद पे ही सिग्नलिंग करते हैं और अपना फेट डिटरमाइन करते हैं कि हम तो स्केलेटल
मीसेंकाइम या आप मीसोडर्म बनाएंगे। दीज माइक्रोमियर ऑल्सो इंड्यूसेस दीज मैक्रोमियर, ये सिग्नल करते हैं पास वाले सेल को भी कि आप ये चीज़ बनाइए, आप एंडोडर्म बनाइए। सो माइक्रोमियर ऑल्सो सिग्नल द मैक्रोमियर्स एंड इंड्यूसेस एंडोडर्म फॉर्मेशन। ये यहाँ से केमिकल सिक्रीट करेंगे, इनके रिसेप्टर ये मैक्रोमियर में प्रेजेंट होता है, वो रिसीव करता है, वो एंडोडर्म में बनेंगे। मीन्स इनको जो सिग्नलिंग मिली बाहर से मिली, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जबकि माइक्रोमियर में कैसी स्पेसिफिकेशन थी? ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा कि ऊपर वाली लेयर तो बना रही थी एक्टोडर्म, नीचे वाली लेयर जो मैक्रो की थी वो बना रही थी एंडोडर्म, और जो नीचे माइक्रो की लेयर थी वो बनाती थी मीसोडर्म। ये खुद को ही सिग्नलिंग करते हैं, मीन्स ऑटो सिग्नलिंग होगी, ऑटोनॉमसली स्पेसिफिकेशन चलती है। यहाँ पे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन चलती है, ये खुद को सिग्नल करके अपना फेट डिटरमाइन करते हैं। ये सिग्नल करते हैं बीच में, ये क्या है? मैक्रोमियर, इनको सिग्नल करता है एंड इंड्यूसेस एंडोडर्म फॉर्मेशन। तो क्योंकि इनको बाहर से सिग्नलिंग मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनली स्पेसिफाइड या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोमियर है, जो क्या बनाने वाला है? स्केलेटोजेनिक मीसोडर्म या मीसेंकाइम। ये कैसे है? ये मेजर सिग्नलिंग सेंटर्स हैं इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये तो हमने अभी तक देखा क्लीवेज। अब इसमें गैस्ट्रुलेशन कैसा होता है? हमने सी अर्चिन में 2 टाइप की फोल्डिंग देखी थी। एक तो देखी थी हमने इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन करके वो क्या बनाता है? मीसोडर्म। आपके इधर से इनफोल्डिंग होती है और मीसोडर्म बन जाता है। और सॉरी, यहाँ पे करेक्शन कीजिए, इनवेजिनेशन से तो इसके क्या बनता है? एंडोडर्म। और इनग्रेशन से बनता है आपके मीसोडर्म। इनग्रेशन मतलब ये सेल्स रहे, मीसोडर्म के सेल एक एक करके माइग्रेट करते हैं और अंदर मीसोडर्म की लेयर बनाते हैं। इनवेजिनेशन की मीन्स इनवर्ड फोल्डिंग हो जाती है और उसकी वजह से एंडोडर्म बन जाता है। ये तो हमने देख लिया अर्ली डेवलपमेंट 3 लेयर बनने तक का किसमें? सी अर्चिन में। अब हम देखते हैं सी एलिगेंस में। सी एलिगेंस क्या है? एक नीमाटोड है। पहले हम इसमें देखेंगे क्लीवेज किस टाइप का होता है। ये भी आइसोलेसिथल है, तो इसमें होलोब्लास्टिक होगा, पर ऊपर सी अर्चिन में हमने देखा था कैसा रेडियल क्लीवेज हो रहा था। इसमें कैसा होगा? ह्यूमंस में जैसा होता है रोटेशनल क्लीवेज। जब जाइगोट डिवाइड करता है, होलोब्लास्टिक होता है, रोटेशनल होता है, पर अनइक्वल क्लीवेज होता है, एसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। जो एंटीरियर पार्ट होता है ऐसे क्लीवेज होता है, बीच में से नहीं होता, डिस्प्लेस्ड होता है। और यू खुद से ही कि इसमें होता है बायलेटरल क्लीवेज, पर रोटेशनल बेटर है क्योंकि जो नेक्स्ट होता है उसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसमें जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे लार्जर सेल होता है जिसको हम कहते हैं फाउंडर सेल, और जो पोस्टीरियर साइड में छोटा सेल होता है उसको हम कहते हैं P1 स्टेम सेल। स्टेम सेल सुनते ही आपको यही दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि दिस सेल कैन गिव राइज टू अदर सेल्स। एंड फाउंडर सेल वो सेल होता है जो सिर्फ लिमिटेड सेल लाइनेज को ही बना सकता है। सो इनकी पोटेंसी मीन्स एबिलिटी टू फॉर्म अदर सेल इनकी लिमिटेड है,
इनकी ये मोर पोटेंट कहेंगे, अनलिमिटेड तो नहीं, मोर पोटेंट। दे कैन फॉर्म ऑल द सेल्स वे दे कुड फॉर्म ओनली सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लीनिएज। ये ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं, मीन्स ये सेल्फ सिग्नलिंग करते हैं और डिवाइड करते हैं। इनके सिग्नल फाउंडर सेल को भी जाते हैं, इसलिए इधर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है। हम इनका डिवीजन देखते हैं। ये रहा आपका जाइगोट, इसमें हाई पोटेंसी होती है, ये अनइक्वली डिवाइड करता है। एंटीरियर पार्ट में जो सेल होता है उनको फाउंडर सेल कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल। फाउंडर सेल एक पर्टिकुलर सेल में ही डिवाइड होकर उनकी डिवीजन टर्मिनेट हो जाती है, जबकि स्टेम सेल में एबिलिटी होती है कंटिन्यूस सेल डिवीजन का। वो डिवाइड करते हैं, वो और फाउंडर सेल बनाते हैं और स्टेम सेल बनाते हैं। स्टेम सेल फर्दर डिवाइड करती है और फाउंडर सेल बनाती है, स्टेम सेल बनाती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडर सेल बनाती है। ऊपर वाले जैसे सोच लीजिए आप, फेरिंग्स, हाइपोडर्म, न्यूरॉन्स, इनके लिए स्पेसिफिक थी। अब जो स्टेम फाउंडर सेल बनी वो इंटेस्टाइन बनाती है, मसल बनाती है। उसके बाद में जो फाउंडर सेल बनाएगी वो मसल बनाती है, और इस तरीके से डिवीजन चलता रहता है। तो ये तो हो गए ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड, और ये हो जाती है आपकी कैसी, कंडीशनली स्पेसिफाइड। ये सब किस में है, सी एलिगेंस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉग के अंदर अर्ली डेवलपमेंट। फ्रॉग कौन सा, सिनोपस। इसमें क्लीवेज कैसा होगा, डिपेंड करता है इसके पास एग कैसा है। इसमें मेसोलेसाइथल एग है, तो डिवीजन तो होलोब्लास्टिक होगा, लेकिन जो एक्सेस ऑफ डिवीजन है वो एक तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। सो डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज होता है इनमें। डिस्प्लेस्ड हो गया मीन्स एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बनेगा मैक्रोमियर और एक बनेगा मैक्रोमियर। हमने अभी पढ़ा ही था कि एक्सेस कैसे डिटरमाइन होता है। वेंट्रल साइड तो वो हो गई जहाँ पे आके स्पर्म बाइट करता है, और यहाँ पे बीटा कैटेनिन कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जबकि जो डॉर्सल साइड था, जो आपका प्राइमरी ऑर्गेनाइजर था, वहाँ पे क्या होता है, बीटा कैटेनिन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। किसकी वजह से, DSH प्रोटीन की वजह से जो वेसिकल्स में थे वो निकलते हैं, वो GSK3 को हटाते हैं बीटा कैटेनिन में, और बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाके एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करता है। ये बीटा कैटेनिन किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है, जीन का नाम होता है गूस्कॉइड जीन। These glucosid gene in turn activates many gene in organizer. Organizer कौन है, ये ग्रे क्रिसेंट या डॉर्सल साइड कह दीजिए, बीटा कैटेनिन। और हमने देखा था यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर सेंटर भी था। न्यूक्लियर सेंटर हो गया, गूस्कॉइड जो दूसरे जीन को एक्टिवेट करते हैं, ये दोनों इंड्यूस करते हैं किसको, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को, जिसको हम शीमैन ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, और इसकी वजह से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है। ये इतना तो हमने पढ़ लिया था। अब गैस्ट्रुलेशन जैसे स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो यहाँ पे डॉर्सल साइड के स्पेसिफिक एक्सप्रेस होता है। सम प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन दिस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। पहले तो न्यूक्लियस प्रोटीन जो एक्सप्रेस होते हैं वो तो हमने कह दिया गूस्कॉइड हो गए, पर कुछ सिक्रीटरी प्रोटीन भी एक्सप्रेस होते हैं जो बाहर रिलीज़ किए जाते हैं, वो आपको डॉर्सल साइड में ही मिलेंगे। सो दोज फैक्टर्स दैट आर रिलीज्ड इन डॉर्सल साइड are nogain, cordine and पोलिस्टैटिन। ये कुछ प्रोटीन होते हैं जो आपके डॉर्सल साइड में एक्सप्रेस होते हैं। कौन सी साइड में, ऑर्गेनाइजर रीजन की वजह,
जबकि गूस्कॉइड कहाँ पे है? न्यूक्लियस में एक्सप्रेस होता है ये और इनका खुद का भी अलग अलग काम होता है। जैसे ये नोगेन होता है, ये डॉर्सल जो एक्टोडर्म है उसको न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं। और इन दोनों का भी अलग अलग स्पेसिफिक काम है जो आपको इन डेप्थ जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, कुछ डॉर्सल प्रोटीन है, नोगेन, कॉर्डिन एंड फोलिस्टैटिन, जो डॉर्सल साइड पे एक्सप्रेस होता है। अब हम देखते हैं गैस्ट्रुलेशन कैसे होगा। गैस्ट्रुलेशन एक तो एपिबोली, जिसकी वजह से एक्टोडर्म बन जाएगा जो पूरी बॉडी को कवर करेगा। दूसरा होता है एम्बोली। एम्बोली हमने कहा था 2 टाइप से होगी। एक तो होगी इनवेजिनेशन, जिसकी वजह से क्या अंदर जाता है? एंडोडर्म। इनवेजिनेशन होगी जिसकी वजह से बनेगा डॉर्सल लिप। और यहाँ पे जो सेल्स अंदर जाते हैं दे आर बॉटल शेप्ड, जो एंडोडर्म बनाएंगे। उसके बाद में होता है इन्वोल्यूशन, रोलिंग इन ऑफ सेल। इधर से सेल्स रोल इन होके जाते हैं अंदर और क्या बनाते हैं? मीसोडर्म। ठीक है, एक तो इनफोल्डिंग हो गई, एक इनफोल्डिंग हो गई मीन्स इन्वेजिनेशन हो गई। उनके एंड पे डॉर्सल लिप के ऊपर से सेल रोल होके अंदर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन। और सेल के ऊपर एक कोटिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं एपिबोली। अगर जैसे ये ब्लास्टोपोर हो गया, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनेगा, ये डिटरमाइन करता है किस टाइप का सेल है। अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो उस एनिमल को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। एग्जाम्पल आपके हो गए ये एनिलिड हो गए, मॉलस्क हो गए, ये सब आपके प्रोटोस्टोम में आते हैं। पर अगर ब्लास्टोपोर से एनस बने तो सेकंड ओपनिंग आपकी माउथ बनाएगी, एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम। सॉरी, ये प्रोटोस्टोम हो गए, ये ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम when anus form the mouth and the second opening form the anus. Blastopore forms the mouth and the second opening form the anus, तो उनको प्रोटोस्टोम कहेंगे। अगर ब्लास्टोपोर forms the anus and the second opening forms the mouth तो उन्हें ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। जैसे आपके मैमल्स, वर्टिब्रेट्स आप कह दो, फ्रॉग, फिश, ये सब इधर आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रेप्टाइल्स में। अभी हमने फ्रॉग में देखा, हमने नीमाटोड्स में देख लिया, अब हम देखेंगे रेप्टाइल्स में डिवीजन। हर एक में अलग अलग टाइप का था। पहले हमने आइसोलेसिथल जिसमें रेडियल क्लीवेज देखा, उसके बाद में हमने रोटेशनल क्लीवेज देखा, फिर हमने मीसोलेसिथल देखा। रेप्टाइल्स में किस टाइप का एग होता है? मैक्रोलेसाइथल। तो क्लीवेज कैसा होगा? मीरोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट। और इनमें किस टाइप का एग होता है? इनमें होता है टीलोलेसाइथल। तो क्लीवेज कैसे होगा? डिस्कोइडल। डिस्क जैसा, यहाँ पे तो योक हो गया, यहाँ पे डिस्क जैसा क्लीवेज होता है। डिस्क जैसा ही क्लीवेज होता है तो सेल्स 2 लेयर में अरेंज हो जाती है। एक होती है आउटर, जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और दूसरी होती है इनर, जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट तो बाद में एम्ब्रियो बनाएगा, और हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है? ये आपके बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये न्यूट्रिशन देता है किसको? एम्ब्रियो को, और ये आपका एम्ब्रियो बनाएगा। अब यहाँ पे हमने क्लीवेज तो देख लिया, अब गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है? गैस्ट्रुलेशन का पहला स्टेप, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और ये स्टेप लगभग आपके इसमें मैमल्स में भी चलता है। थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन लगभग यही स्टेप होता है। पहले बनता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है? ये आपका वो डिस्क हो गया ऊपर वाला, यहाँ पे जो पोस्टीरियर, ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट। जो ऊपर वाली कवरिंग हो गई,
एपी मीन्स आउटर, ये एपीब्लास्ट हो गया और ये हो गया हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उधर से सेल्स ये ब्लास्टोसील कैविटी होती है इसमें मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे मूव इनटू द ब्लास्टोसील कैविटी और क्या बनाते हैं, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये आपका क्या है, एपीब्लास्ट। इसके पोस्टीरियर पार्ट से आप यूँ देखोगे, ये आपका सेल है, ये आपका ये योक है और यहाँ पे आपका हाइपोब्लास्ट है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, इधर से ब्लास्टोसील के अंदर सेल्स चलना स्टार्ट कर देता है और इनको हम कहते हैं एंडोडर्म या मेसोडर्म। ये जब सेल ब्लास्टोसील में माइग्रेट करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर, एक मिनट, तो ये आपके प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाती है। एंड दिस प्रिमिटिव स्ट्रिक जो हमने ऊपर देखा था डॉर्सल लिप, जो फ्रॉग में डॉर्सल लिप होता है, वैसा ही काम प्रिमिटिव स्ट्रिक बर्ड्स में और मैमल्स में करती है। प्रिमिटिव स्ट्रिक जो बनती है उसके एंटीरियर पार्ट में होता है एक थिकनिंग जिसको हम कहते हैं हैंसन्स नोड। ये एक्ट करता है एज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। ठीक है, हमने कहा कि एपीब्लास्ट के पोस्टीरियर पार्ट से सेल अंदर मूव करने लगते हैं और एक स्ट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। ये डॉर्सल लिप की तरह काम करते हैं। इसके एंटीरियर पार्ट में थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हैंसन नोड करते हैं, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा। ये हैंसन नोड के सेल होते हैं। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक लंबी होती रहेगी, हैंसन नोड आगे बढ़ता रहेगा और ये हैंसन नोड आगे जाके हेड एंड नोटोकॉर्ड बनाएंगे। अब इसी की लाइन पे हम देखेंगे मैमल का अर्ली डेवलपमेंट। मैमल्स में हमने कहा था किस टाइप के एग है, आइसोलेसाइथल, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। और किस टाइप का कहा था मैंने, रोटेशनल। सेल हो गए, डिवाइड होता है और क्या बनाता है, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में एक आउटर सेल्स की लेयर हो गई और एक इनर सेल मास होता है। आउटर सेल लेयर को हम कहते हैं टोपोब्लास्ट। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बनाएगा, जबकि इनर सेलुलर मास ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो। ये हो गया ब्लास्टोसील। अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, जब सेल डिवाइड होता है तो क्या पता चलता है कि कौन टोपोब्लास्ट बनाएगा और कौन इनर सेलुलर मास बनाएगा। दिस इज द फेट ऑफ द सेल के वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये डिटरमाइंड होता है मोरुला पे। मोरुला पे डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है। जो सेल टोपोब्लास्ट बनाएंगे वो एक्सप्रेस करते हैं कौन सा जीन, CDX2 जीन। CDX2 जीन जो भी सेल एक्सप्रेस करेगा वो टोपोब्लास्ट बनाएगा। और इनर सेलुलर मास बनाने वाले जीन एक्सप्रेस करते हैं OCT4, SOX2, NanoG, ये याद रख लीजिएगा, और STAT3। CDX जहाँ पे भी रिलीज़ होता है वो इन बाकी सबका एक्सप्रेशन रोकता है, और जहाँ पे भी आप कह दें SOX4 रिलीज एक्सप्रेस होता है वो CD एक्सप्रेस का एक्सप्रेशन रोकता है। तो मोरुला हो गया। अगर CDX रिलीज़ होता है, एक्सप्रेस होता है, तो टोपोब्लास्ट हो गया। अगर SOX4 नहीं OCT4 होता है तो इनर सेलुलर मास। इनर सेलुलर मास में भी अगर NanoG होता है तो वो एपीब्लास्ट बनता है एंड समथिंग लाइक दैट। ये इसको इनहिबिट करेगा, ये इसको इनहिबिट करता है। एक बार सेल लेयर बनने लगती है तो आपको इम्प्लांटेशन करना होता है। हमने कहा कि मोरुला बन गया,
मोरुला फ्यूजन कहाँ पे होता है? इस्थमस एम्पुला जंक्शन पर आपका स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया, मोरुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर वो आके एंडोमेट्रियम पे बाइंड कर जाता है। बाइंडिंग कैसे होती है? ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये सिक्रीट करेंगे पहले, ट्रिप्सिन प्रोटीन सिक्रीट करते हैं ताकि ऊपर जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो हट जाए। इनके ऊपर होता है इंटीग्रीन एंड कैडहेरिन। ये जो एंडोमेट्रियम होता है आपका यूट्रस का, उसके मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट करके आपके फर्टिलाइज्ड एग को बाइंड करवाते हैं, इम्प्लांटेशन होता है आपका। अब हम देख रहे थे गैस्ट्रुलेशन, हमने देख लिया ट्रोपोब्लास्ट बन गया, इनर सेलुलर मास बन गया। अब हम में भी जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जैसे होता है। पहले हम में भी प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे हैंसन नोड होगा, हैंसन नोड में आपके दो चीज़ बन सकती है, या तो हेड बनेगा या नर्वस सिस्टम बनेगा, एंड इट्स द सेम प्रोसेस। ट्रोपोब्लास्ट बना रहा है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनर सेलुलर ब्लास्ट जो बनाता है वो दो लेयर बनेगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। ट्रोपोब्लास्ट आपका प्लेसेंटा कनेक्टिविटी में काम आता है। हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एपीब्लास्ट आपके बना देता है एम्ब्रियो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। बाकी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।